Hello students, this is chapter number 14 and the chapter name is water. Okay students, और आपको ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें तो इससे पहले की वीडियोस में बच्चों हम इस चैप्टर के उस 3 टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे रिमेनिंग जो हमारे आगे के टॉपिक हैं, इसका फोर्थ है, फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट 1, 2, 3 जो है हमारे हो चुके हैं। और देख सकते हो आप जो फोर्थ नंबर है हमारा, जिसमें लिखा है व्हाट हैपन्स इफ़ इट रेन्स हैवीली। ठीक है, और उसका फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, एंड सेवन्थ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये जो 4 टॉपिक हैं आज हम इनको कवर करेंगे, इनको पढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर में इस बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें है व्हाट हैपन इफ़ इफ़ इट रेन्स हैवीली। ठीक है, कि क्या होता है जब बारिश जो है हमारे पास हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, या हम कहीं भी देखते किसी एरिया में भारी बरसात होती है, हैवी रेन होती है, तो क्या होता है उसी कंडीशंस हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ varies from place to place. In certain parts of the world, it rains almost round the year, whereas there are places where it rains only for a few days. In our country, it rains during summer months, May to September, and during winter months, November to January. ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि जो बरसात का समय होता है, उसका जो भी अवधि मानी जाती है, या फिर जो भी बरसात की अमाउंट, यानी बारिश जो हो रही है उसकी अमाउंट जो होती है कि ये भारी बरसात हो रही है, ये हल्की बरसात हो रही है, कम हो रही है, थोड़ी या ज़्यादा, जिस टाइप की भी होती है, या उसका जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह होती है वो वैरी करता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लेस पे, प्लेस टू प्लेस, यानी कि कौन कैसी जगह है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कैसी बरसात होती है, कैसी बारिश हो रही है और किस टाइम पे होती है और कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट में हो रही है। ठीक है, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द, जो हमारा पूरा वर्ड है, इनके अलग अलग प्लेसेस पे जो है, कई प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है साल भर बरसात होती है, पूरे वर्ष बरसात हो जाती है, और कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ दिनों के लिए, बस कुछ फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों के लिए बरसात होती है। तो इन अवर कंट्री, जहाँ हम अपने भारत देश की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो समर मंथ होता है यानी गर्मियों का जो महीने होते हैं, मई से सितंबर तक, इस समय बरसात होती है। आप देख सकते हो मई जून में भी काफ़ी बरसात देखने को मिलती है, और जुलाई के बाद सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा हमारे मतलब रेनी सीज़न ही माना जाता है। तो उस समय में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। एंड ड्यूरिंग विंटर्स मंथ्स, और जो सर्दियों का समय होता है, सर्दियों वाले महीने होते हैं जैसे नवंबर टू जनवरी, तो इन महीनों में भी आप बरसात देख सकते हैं। जैसे रेनफॉल होता है, साथ में कभी कभी होता है इस टाइम पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अवर सोइंग एंड क्रॉप साइकिल टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन रेन। ठीक है, क्वाइट ऑफन वी फाइंड दैट सर्टेन एरियाज गेट एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव हैवी रेनफॉल मे कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि जो हमारा जो क्रॉप साइकिल है, यानी कि जो कृषि का जो भी माना जाता है, खेती जिस तरह से हमारे यहाँ होती है, तो इसका जो बहुत ज़्यादा जो है, हम एक लार्ज एक्सटेंट डिपेंड होते हैं, बरसात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे देश की खेती। ठीक है, तो लेकिन बोला जा रहा है क्वाइट ऑफन वी फाइंड द सर्टेन एरियाज गेट एक्सेसिव रेनफॉल, लेकिन हमें ऐसे एरियाज देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। कुछ ऐसा एरियाज भी होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं। तो एक्सेस यानी हैवी, या फिर हम मतलब बहुत एक्सेस और हैवी यहाँ बोला जा रहा है भारी बरसात की। तो भारी बरसात जो होती है मे कॉज मैनी प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बरसात जो है कई तरीके की समस्याएँ भी उत्पन्न करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, हैवी और एक्सेस rain may cause a rise in the level of water in dams, rivers, lakes, etc. At times, such a situation may cause floods. ठीक है, floods cause extensive damage to crops, property, animal and human life. ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, भारी बरसात जो होती है ये किस तरह की समस्या लेकर आती है। ये जो है हमारा जो वाटर लेवल होता है कहाँ पे, जैसे हमारे जो डैम होते हैं, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, इन सब में जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है जिस तरह से भारी बरसात होती है। ठीक है, एट टाइम्स, तो इस तरह से क्या होता है, इन ऐसी समस्याएँ जो उत्पन्न होती हैं जब, तो इसी सिचुएशन में जो ये भारी बरसात होती है ये बाढ़ का रूप ले सकती है। ऐसा कारण बनती है भारी बरसात जिसमें क्या होता है फ्लड, यानी कि बाढ़ आने का खतरा रहता है।
और जो जब बाढ़ आती है तो जो बाढ़ होती है वो वजह बनती कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, जो फसलों का ऐसा भारी नुकसान होता है, जो संपत्ति जो जन धन की हानि होती है, जानवरों की उनका भी नुकसान होता है और ह्यूमन लाइफ भी इससे काफ़ी अफेक्टेड होती है, काफ़ी डैमेज होती है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्रॉप फील्ड्स विलेजेस एंड मैनी लो लाइंग एरियाज गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो जो क्रॉप फील्ड होते हैं, जो खेती वाले, जहाँ पे हमारी खेती होती है, ऐसे खेत वाली जगह जहाँ पे फसलों की खेत वगैरह फसलें होती हैं, विलेजेस गांव वगैरह होते हैं, या फिर कोई एक ऐसा एरिया जो काफ़ी डाउन में होता है, लो लाइंग बोलते हैं, यानी कि जो निचले एरिया नीचे उसमें क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में क्या होता है ये गेट सबमर्ज अंडर वाटर, जो है पानी में काफ़ी जलमग्न हो जाता है। इन जगहों पे क्या होता है पानी भर जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है ड्यूरिंग फ्लड्स मैनी एनिमल्स लिविंग इन वाटर गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एंड डाई व्हेन द वाटर रिसीड्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है जब बाढ़ आ जाती है तो ऐसे में क्या होता है जानवर भी होते हैं पानी में फंस जाते हैं, ज़मीन के वहीं आसपास कभी निकल नहीं पाता उस एरिया से, और इससे सब वहीं फंसे रहने की वजह से वो डाई यानी कि मर भी जाते हैं। तो ऐसे जिस तरह से एनिमल्स भी काफ़ी अफेक्टेड होते हैं फ्लड वगैरह से। फोर्थ पॉइंट में बताया जा रहा है रेन और फ्लड्स आल्सो अफेक्ट स्मॉलर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। ठीक है, तो जो भारी बरसात जो होती है जिससे बाढ़ वगैरह आती है, इनसे जो होता है न मिट्टी में रहने वाले जो हमारी होती है सॉइल यानी मिट्टी, उसमें अंदर रहने वाले छोटे छोटे स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे छोटे छोटे आप कीट वगैरह देख सकते हो जो कहाँ पाया जाता है मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी इन सब से बाढ़ वगैरह आने से या हैवी रेन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है, वो है केरला फ्लड। 2018 में आया था ये आई थी ये बाढ़ जो केरला में आई थी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से इफेक्ट हुआ था उस एरिया में, उस स्टेट में। इन लेट जुलाई 2018 केरला विटनेस्ड इट्स फर्स्ट फ्लडिंग इन क्लोज टू अ सेंचुरी। ठीक है, हैवी रेनफॉल ट्रिगर्ड सेवियर लैंडस्लाइड्स एंड डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स submerging over 47,727 hectares of croplands and over 50,000 households across Kerala. More than 400 people have died and over 1 million people have been displaced. For the first time in history, out of 35 of the 42 dams within the state were opened. तो केरला किस तरह से इफेक्ट हुआ था, तो जुलाई 2018 के समय में जो केरला जो है इस बात का विटनेस माना गया है इसको, या बोल सकते हैं देख सकते हो आप कि जो सबसे बुरी बाढ़ बोल सकते हैं उस टाइम पे ऐसी बाढ़ आई थी वहाँ पर जिसका वो विटनेस है। और एक भारी बरसात की वजह से क्या होता है वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड, ठीक है, और कई सारे क्षेत्र जो हैं जो एक बड़ा क्षेत्र बोला जा रहा है जिसकी वो क्या एरिया क्या बताया जा रहा है 47,727 हेक्टेयर का जो एरिया था जो है जलमग्न हो गया था, फसलें वहाँ की ख़राब हो गई थी, लोग जो हैं एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने को मजबूर हो गए थे। कितने और 400 से ज़्यादा लोग उसमें डाई यानी कि मरे थे, और ओवर 1 मिलियन पीपल जो है 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है तो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो केरला जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था केरला में जब बाढ़ आई थी 2018 की है। ठीक है, तो ये तो इफेक्ट पड़े जब हम बारिश बहुत ज़्यादा होती, काफ़ी भारी बरसात होती है और उससे जो बाढ़ आती है उसके इफेक्ट हमने देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है उसमें बताया जा रहा है व्हाट हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो अगला पॉइंट हमारा बताया जा रहा है उसमें बात हो रही है कि जब बहुत लंबे समय तक बरसात नहीं होती है तब क्या होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे देखा जा रहा है वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, सीज और ओशन एंड सॉइल कंटिन्यू टू एवेपोरेट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा पानी होता है वो नदियों, झीलों और समुद्र सागर वगैरह जो भी होता है या फिर मिट्टी, इनसे एवेपोरेट होता रहता है समय अनुसार। जिस तरह से हीट बढ़ती है इससे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो इन सब के इफेक्ट से क्या होता है, एवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो पानी क्या होता है कम होने लग जाता है। दिस लॉस ऑफ वाटर इज़ मेड अप बाय द रेन। तो ये जो पानी की कमी होती है इसकी भरपाई जो होती है वो बरसात के माध्यम से होती है। जब इस तरह बरसात होती है तो जो वाटर जो पानी इवेपोरेट हो चुका होता है तो वापस बरसात के थ्रू पानी हमें वापस धरती पे मिलता है। इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड द सॉइल मे बिकम ड्राई एंड वाटर लेवल इज इन रिवर्स, लेक्स, डैम्स एक्सेट्रा मे फॉल। तो जब होता है कि लंबे समय तक बरसात नहीं होती है
तो जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, वो बहुत ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाती है। और जो वाटर लेवल होता है नदियों का, झीलों का, या जो हमारे डैम बने हुए हैं उनका, तो उनमें क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। पॉन्ड्स एंड कैनल्स में इवन ड्राई अप, तो जो पॉन्ड्स होते हैं यानी तालाब वगैरह होता है और नहरें होती हैं छोटी छोटी, जो किस काम आती हैं, खेतों में सिंचाई के काम आती है, तो उनमें भी पानी जो होता है वो भी क्या होती है, सूखने लग जाती हैं। द ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स, और जो ज़मीन ग्राउंड वाटर होता है हमारा, ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला पानी, ठीक है, वो लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड ड्राइनेस इन द सॉइल में क्रिएट्स ड्रॉट लाइक कंडीशंस। ठीक है, सॉइल बिकम्स टू ड्राई टू बी प्लग फॉर growing crops and useful microbes from soil are killed. Crops may die, fodder may become scarce. Under such conditions, people and animals will not get enough water and food. As a result, many animals may die, while people are forced to migrate to other places. Plants and trees will not survive. ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब इतनी पानी की कमी, वाटर लेवल कम होने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी खेती करने के लिए जो जगह होती है, फसल उगाने के लिए जो हमारे खेत होते हैं, यहाँ पे खेती करने के लिए हमारा हल चलाना, तो ये काफ़ी इतनी मिट्टी इतनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी होती है कि वहाँ पे हल चलाना, प्लॉपिंग यानी कि जो हमारी जुताई वगैरह होती है खेतों में, वो भी काफ़ी टफ हो जाती है। ठीक है, और जो क्रॉप्स होती हैं, जब फसलें नहीं उगती हैं, फॉडर में बिकम स्कार्स, और जो हमारा जो चारा वगैरह होता है वो भी क्या होता है, उस चारा वगैरह मिलना भी जानवरों के लिए काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। अंडर सच कंडीशंस पीपल एंड एनिमल्स विल नॉट गेट इनफ वाटर एंड फूड। तो ऐसी जो कंडीशन, जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, तो लोगों के लिए और जानवरों के लिए इनफ वाटर यानी कि जो जितनी आवश्यकता है, हमें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, वो हमें मिलना काफ़ी नहीं होता है, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होने लग जाती है। एज ए रिजल्ट, तो ऐसे में क्या हमारे परिणाम आते हैं कि जो बहुत से जानवर होते हैं और लोग होते हैं, जो जानवर होते हैं वो मरने लग जाते हैं, और पीपल जो होता है मजबूर हो जाते हैं, लोग होते हैं मजबूर हो जाते हैं कि एक प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने को वो मजबूर हो जाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज विल नॉट सर्वाइव, और इस तरह ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो पौधे और पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन इंडिया, जो भारत की बात हम करें एग्जाम्पल में, इन इंडिया द मराठवाड़ा रीजन जो है, महाराष्ट्र एक राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में जो मराठवाड़ा है वो एक जो हैज़ बिकम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ द अफॉरसेट कंडीशन। तो इस टाइप की ये जो परिस्थिति है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश में, जो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र बोल सकते हैं, एक ऐसा जहाँ जो जगह कौन सी मराठवाड़ा है, तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे उत्पन्न हो रखी है। आप उसका एग्जांपल देख सकते हैं, वहाँ हो चुकी है ऐसे। इट हैज़ बीन फेसिंग अ सेवियर ड्रॉट सिंस पास्ट 4 years। जैसे 4 सालों से इन परिस्थितियों का वहाँ पे देखा जा सकता है। स्कैंटी रेनफॉल फॉर 4 consecutive क्रॉप फेलियर एंड ड्राई वेल forced the village to shift cattle camp. This severe drought has turned Marathwada into the graveyard for ऑफ फार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो परिस्थिति होगी, वहाँ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब मानी जाती हैं जैसे हैं वहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू जो है वहाँ की फसलें जो हैं, वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, वहाँ कमी देखी जाती है। तो लोग भी जो हैं काफ़ी मजबूर हैं वहाँ पे जो है एक स्थान को छोड़ के, अपने गाँव वगैरह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, और वहाँ के जो किसानों की परिस्थिति भी काफ़ी दयनीय आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो कि जब पानी की बहुत कमी हो जाती है तो किस तरह की परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें लिखा है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। तो यानी कि अब आप देख सकते हो, इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें आप पानी की वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे हम पानी को किस तरह से बचाया जाता है, कैसे हम इसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, but people in many countries do not get enough drinking water. This is because most water on the earth's surface is not fit for drinking. Thus there is a need to conserve drinking water. जैसा कि हम जानते हैं जो धरती की जो है हमारी पृथ्वी है, इसका 3/4 पार्ट जो है
पानी का हमारा था कवर्ड विद वाटर, यानी पानी का माना जाता है चीज़ें जो पानी से कवर्ड है। बट पीपल जो है, लेकिन जो लोग हैं कई सारे देशों के डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको जो है पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी का जो मोस्ट ऑफ वाटर है, जितना भी पानी देखा जाता है, इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो दस देयर इज़ नीड टू कंजर्व ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कि जो पीने के लिए पानी है उसको संरक्षित किया जाए। ठीक है, moreover increase in population added the demand of water, more population cause more demand for food, thus there is a greater demand of water for agriculture purpose। ठीक है, तो अब जैसा माना जाता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ही पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मोर पॉपुलेशन कॉज मोर डिमांड फॉर फूड, यानी कि जितना ज़्यादा जनसंख्या और भोजन की उतनी ज़्यादा डिमांड। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, देयर इज़ ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर एग्रीकल्चर पर्पस। और सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पाई जाती है, पानी की सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ होती है, वो होती है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर पर्पस यानी कृषि के पर्पस से, खेती के पर्पस से हम सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे पानी की होती है। वाटर पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। The most important source of usable water is underground water such as water from well or spring। तो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है हमारे लिए वो है अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पाए जाने वाला पानी होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, सच जैसे अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कुएँ वगैरह हो गए हमारे, तो ये जो है अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से पानी मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर जो है मुख्य स्रोत माना जाता है। The underground water is being used more and more for industrial and agriculture purpose। तो और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है सबसे ज़्यादा मोर एंड मोर बोला जा रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो जाता है उसका, उद्योगों में या फिर कृषि क्षेत्र में। ठीक है, बट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर इज़ अफेक्टेड बिकॉज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, लेकिन जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है उससे क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो है काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। वह अंडरग्राउंड वाटर जो होता है इंक्रीज़ नहीं हो पाता, उसमें कमी आने लगती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट, तो इन ऐसे परिणामों में क्या हो रहा है, इसमें क्या परिणाम आते हैं, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ फॉलिंग। जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। सो देयर इज़ एन एक्यूट नीड ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो इसमें इस टाइम ऐसे में क्या होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंजर्विंग वाटर, यानी पानी को बचाने की। ठीक है, केयरफुल इकोनॉमिकल यूज़ एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब ध्यान रखें कि जो इकोनॉमिकल यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से देखा जाए तो पानी को बचाने के, उसकी वेस्टेज को रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए जो हम जिसे बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण कहते हैं इसे। जिसका पानी संरक्षण में क्या होता है, अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बर्बादी जो होती है, वेस्टेज होती है, उसको अवॉइड किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं आगे। सजेशंस फॉर कंजर्विंग वाटर। ठीक है, पानी को संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे। सम ऑफ सजेशन टू कंजर्व वाटर आर गिवन बिलो, जो कैसे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यूज़ ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, सिर्फ उतना ही पानी यूज़ कीजिए जितनी हमें आवश्यकता है। ठीक है, डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम डिफेक्टिव टैप्स। तो हमारे घर के जो ऐसे डिफेक्टिव टैप्स होता है, ऐसे नल होता है जो ख़राब हो, जिसमें क्या होता है लगातार पानी टपकता रहता है, तो ऐसे वाटर टैप हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट अलाउ, तो ऐसे क्या होता है, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। ट्रीज़, थर्ड पॉइंट है इसमें, ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट हेल्प रेनफॉल। जो पेड़ होते हैं और जंगल होते हैं ये रेनफॉल यानी बरसात के लिए बारिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो टू कंजर्व वाटर, तो पानी को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड यूज़ ड्रिप इरीगेशन और स्प्रे इरीगेशन सिस्टम फॉर आवर क्रॉप्स। और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ड्रिप इरीगेशन या फिर स्प्रे इरीगेशन। तो एक ऐसे सिंचाई के लिए क्या होता है, ड्रिप या फिर स्प्रे वाला सिस्टम जो होता है, इस टाइप का सिस्टम हमें फसलों के लिए यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक्स, पॉन्ड्स
और बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स। ठीक है, तो हम बाकी क्या है, हम जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करना है, किसमें, टैंक में, पॉन्ड में या तालाब में, या फिर जो तरह के हम डैम वगैरह एक पर्टिकुलर एरियाज में हम डैम बनाते हैं, तो इनके माध्यम से क्या होता है, बरसात के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें दिया हुआ है वो है बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। In the method, rainwater from the rooftops is collected in suitable dam or old dried up wells and allowed to penetrate into the soil। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, वर्षा का पानी होता है इसमें हार्वेस्ट है, उसको बचाया जाता है, या इसे बोलते हैं वर्षा जल संचयन। ठीक है, हिंदी में। तो ये जो पानी होता है इन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी एक माध्यम है किस क्या कि जब रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप, जब छतों से जो है पानी को कलेक्ट किया जाता है, बरसात के पानी को, और किस में कलेक्ट करते हैं, किसी डैम में या फिर कोई पुराना कुआं होता है जो सूख रखा हो, तो ऐसी जगह होता है, एंड अलाउड टू पेंट्रेट इनटू द सॉइल, और वो पानी कहाँ जाए, सीधा डायरेक्ट मिट्टी में मिलता है, मिट्टी के तक अंदर पहुँचता है। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस हो गए पानी को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बारे में हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसके माध्यम से पानी का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो लिखा है मोस्ट ऑफ द रेन वाटर वेस्टेज एज रन ऑफ, दिस वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर और कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर लेटर यूज बाय चैनलाइज्ड इट। The process of storing rainwater for future use or for recharging groundwater is called rainwater harvesting। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ यहाँ बात की जा रही है, जब बरसात होती है तो ज़्यादा पानी होता है, क्या होता है, इस तरह से पानी जो होता है वाटर वेस्ट ऑफ रन एज रन ऑफ, जिस तरह से पानी आता है पानी सारा बह जाता है, इस तरह से वो बर्बाद हो जाता है। दिस वाटर कैन बी यूज्ड ऑफ रिचार्ज ग्राउंड वाटर। तो ये जो पानी है जिससे बरसात होती है वो कलेक्ट नहीं हो पाता, ऐसे ही बह जाता, तो उसको हम स्टोर करके, कैन बी स्टोर इन टैंक्स और लेटर बाय यूजिंग, जिस तरह से भी हमारे टैंक तैयार होंगे या कोई भी अन्य माध्यम है जिसके अंदर पानी कलेक्ट करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज की बात हो रही है, यानी कि दोबारा से हम ग्राउंड वाटर हमारा स्टार्ट हो सकता है, उसमें जो कमी आती है वो पूरी हो सकती है। तो ये जो माध्यम होता है पानी कलेक्ट करने का, बरसात के पानी को, उसको बोला जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, फॉर दिस द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्टेड इन अ स्टोरेज टैंक विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो ये जो बरसात का जो पानी होता है छतों पे मिलता है, उसको सब इकट्ठा किया जाता है इन अ स्टोरेज टैंक, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टैंक बोल सकते हो आप, या फिर कोई वेल हो, ड्राई वेल यानी कि सूखा कुआं हो, इनमें किसकी हेल्प से, पाइप की हेल्प से होता है, जिसका जो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो रूफ पे यानी कि छत पे पानी कलेक्ट हो रहा है वो एक पाइप के माध्यम से कहाँ पहुँच रहा है, एक ड्राई वेल में पहुँच रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह आप कोई टैंक भी रख सकते हो या कोई सूखा कुआं है तो वो भी ठीक है। तो पाइप के माध्यम से क्या होगा, जितना पानी कलेक्ट हो सारा कुएँ में जाएगा जब बारिश होती है। ठीक है, तो आगे क्या होता है, हेयर इट इज़ फिल्टर्ड एंड देन सेंड इनटू अ पिट। तो यहाँ क्या होता है, ये फिल्टर होता है अपने आप में, साफ होता है और एक पिट में जाकर कलेक्ट होता है। ठीक है, द वाटर इन द पिट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो ये जो पानी होता है धीरे धीरे कहाँ पहुँचेगा, धीरे धीरे इस तरह से करके कहाँ पहुँचता है, इनटू द ग्राउंड यानी कि धरती में अंदर के नीचे की तरफ ज़मीन में जाने लगता है। इन अनदर मैथड the water flowing on the roads, ground or lawns etc. is collected in ponds और कच्चा ड्रेन्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अन्य माध्यम भी जो हमारे से वाटर जैसे कहीं पानी बह रहा होता है, सड़कों पे पानी बह रहा है या किसी मैदान में इस तरह के बगीचे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बरसात के समय या उसके अंदर पानी बह रहा होता है तो उस पानी को हम एक तालाब में या फिर किसी कच्चे रहने जैसे कहीं कच्चा गड्ढा वगैरह ऐसा कुछ होता है तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ अलाउड टू पेंट्रेट इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो यही पानी जो होता है ज़मीन में इकट्ठा रह करके क्या होता है, नीचे की तरफ जब मिट्टी में जाने लग जाता है तो ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आगे देखिए, इन आवर कंट्री मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल हाउस बिल्डर्स टू मेक रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स फॉर
RWH यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमारे देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे राज्य सरकार है जहाँ पे जिन्होंने क्या करा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य किया हुआ है कि जो हाउस बिल्डर होते हैं, वहाँ पे मकान बनाने वाले, उनके लिए ये अनिवार्य किया गया है कि इस तरह का अरेंजमेंट वो हर घर में करें। कैसा अरेंजमेंट, जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, तो इससे आपको क्या होगा, आगे क्वेश्चन आंसर वगैरह करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझिए।